एक छोटे से हरे भरे गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक माँ और एक बेटी थी। दोनों प्यार से मिलजुल कर रहती थीं। माँ का नाम सरिता था और बेटी का नाम काव्या। काव्या 15 साल की एक नन्ही सी बच्ची थी। उसका जन्मदिन कुछ दिनों बाद आने वाला था। एक दिन जब सरिता रसोई में थी, तभी उनकी बेटी काव्या आई और बोली, माँ, आप क्या कर रही हैं? अरे काव्या बेटी, मैं हम दोनों के लिए खाना बना रही हूँ। तुमने पढ़ाई कर ली क्या? हाँ माँ, मैंने अच्छी तरह से पढ़ाई कर ली। माँ, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, क्या बात पूछनी है? माँ, कुछ दिनों बाद मेरा जन्मदिन है। क्या हम इस साल जन्मदिन मनाएंगे? अरे मेरी गुड़िया, तुम चिंता मत करो। इस साल हम दोनों, सिर्फ मैं और तुम मिलकर अच्छे से जन्मदिन मनाएंगे। माँ, क्या आप सच बोल रही हैं? मैं अपने दोस्तों को बुला सकती हूँ उस दिन? हाँ बेटी, हाँ बुला लेना, लेकिन सिर्फ 2 को ही। हाँ माँ, मैं सिर्फ 2 सहेलियों को ही बुलाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए। बेटी अभी तुम जाओ, मैं खाना बना लेती हूँ। हाँ माँ, मैं जाती हूँ, आप खाना बना लीजिए। रात का समय था। दोनों माँ बेटी खाना खाने के बाद चारपाई पर बैठी थीं। तभी काव्या ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज आपने जो खाना बनाया था वह बहुत स्वादिष्ट था। खाकर मन खुश हो गया। सच में आज का खाना लाजवाब था। मेरी प्यारी गुड़िया को तो हमेशा मेरे हाथ के बने खाने अच्छे ही लगते हैं। और आज तो तू बहुत खुश दिख रही है। जन्मदिन आने वाला है ना, इसलिए इतनी खुश है। हाँ माँ, इस बार हम जन्मदिन मनाएंगे। सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। आपने जब हाँ कही ना तो मन जैसे खिल गया। आप तो सबसे प्यारी माँ हैं। पति के निधन के बाद सरिता के जीवन में काव्या ही उसकी पूरी दुनिया बन गई थी। वह कभी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी निराश हो। कभी-कभी तो काव्या की खुशी के लिए खुद भी उसके साथ बच्ची बनकर खेलती और हंसती थी। हाँ बेटी, इस बार तो हम दोनों मिलकर तेरे जन्मदिन पर खूब मस्ती करेंगे। मेरी प्यारी गुड़िया के जन्मदिन पर अगर हम ही मस्ती नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हाँ माँ, इस बार तो हम खूब मस्ती करेंगे। कुछ दिन बीत गए और काव्या का जन्मदिन आ गया। अब वह 16 साल की हो गई थी। काव्या सुबह उठकर चारपाई पर बैठी ही थी कि तभी सरिता उसके पास आई और बोली, अरे मेरी प्यारी गुड़िया उठ गई। जन्मदिन मुबारक हो मेरी बेटी। तू अब 16 साल की हो गई। देखो तो मेरी नन्ही सी बच्ची अब कितनी बड़ी हो गई है। शुक्रिया माँ। मैं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाऊं, आपके लिए तो हमेशा आपकी गुड़िया ही रहूंगी। और माँ, आपने कहा था ना कि मैं अपनी 2 सहेलियों को अपने जन्मदिन पर बुला सकती हूँ। क्या मैं उन्हें बुला लूं? बेटी, मैंने कहा तो था, लेकिन अभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। अगर उन्हें बुला भी लेंगे और कुछ अच्छा खिला नहीं पाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इस साल रहने दो, अगले साल पक्का बुला लेना। काव्या भले ही छोटी उम्र की थी, लेकिन उसे अपनी माँ का दुख समझ आता था। वह कभी भी किसी बात की जिद नहीं करती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता के गुजर जाने के बाद सारी जिम्मेदारी उसकी माँ सरिता के कंधों पर ही आ गई है। कोई बात नहीं माँ, अगले साल बुला लेंगे। इस बार आप और मैं मिलकर मस्ती करेंगे। बहुत मजा आएगा। ठीक है मेरी प्यारी गुड़िया, अभी तू उठ जा, मैं रसोई में जाती हूँ। कुछ समय बाद सरिता के घर उनकी पड़ोसी रेणु आ जाती है और उन्हें बुलाने लगती है। अरे सरिता बहन, कहाँ हो तुम? जरा बाहर तो आओ। अरे रेणु बहन, आप कब आई? बैठिए ना, बहुत दिनों बाद आना हुआ रेणु बहन। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सरिता बहन, सब कुछ ठीक ही है। दरअसल आज मेरी बेटी का जन्मदिन है तो सोचा पड़ोस के सभी को थोड़ी मिठाई बांट दूं। अरे वाह रेणु बहन, आपकी बेटी का भी आज जन्मदिन है। दरअसल मेरी बेटी काव्या का भी आज ही जन्मदिन है। अरे वाह सरिता बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी और मेरी दोनों की बेटी का आज एक साथ जन्मदिन है। हाँ रेणु बहन, मेरी तरफ से आपकी गुड़िया को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ देना। ठीक है सरिता बहन, काव्या को भी मेरी तरफ से जन्मदिन की बधाइयाँ देना। अभी आप यह मिठाई लीजिए, मैं चलती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। ऐसा कहकर रेणु सरिता को मिठाई देकर चली गई। रेणु के जाने के कुछ देर बाद काव्या अपनी माँ के पास आकर चारपाई पर बैठ जाती है। माँ, मैंने आपको किसी से बात करते हुए सुना। कोई आया था क्या? बेटी, हमारी पड़ोस वाली रेणु चाची आई थी।
उनकी बेटी पूजा की आज जन्मदिन है तो वे सबको मिठाई बांट रही थी। अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज मेरा भी जन्मदिन है। हाँ बेटी, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तेरे जन्मदिन के दिन खुद हमारे घर मिठाई आ गई। ऐसे ही काव्या के जन्मदिन के बाद कुछ दिन बीत गए और एक दिन सरिता के घर उसकी दूर की रिश्तेदार बहन आई। सरिता की बहन सीधे अंदर आ जाती है और उसे बुलाने लगती है। अरे सरिता, कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारी बड़ी बहन आई है। सरिता की बड़ी बहन रमा की पुकार सुनकर काव्या बाहर आ जाती है। अरे मासी, आप कब आई? और नीता दीदी क्यों नहीं आई मासी? अरे काव्या बेटी, अब तुम्हारी नीता दीदी की शादी हो गई है। वो अब अपने ससुराल में रहती है। और तेरी नीता दीदी तो शादी के बाद मुझे भूल ही गई है, मेरी खबर तक नहीं लेती। ऐसे ही रमा और काव्या की बातों के बीच सरिता आ जाती है। अपनी दीदी को देखकर वह खुश हो जाती है। अरे दीदी, आप कब आई? आप इतने दिनों बाद आई हैं। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। वैसे नीता कैसी है? शादी के बाद उससे मुलाकात ही नहीं हुई। अरे सरिता, अब तुझे क्या ही बताऊं। नीता की शादी के बाद तो मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई है। सरिता को अपनी दीदी की बात सुनकर एहसास हुआ कि वह भीतर ही भीतर कुछ दुखी और परेशान है। इसलिए उसने प्यार से काव्या को अंदर जाने को कहा। फिर वो अपनी दीदी रमा के साथ चारपाई पर बैठ गई और नरम स्वर में बोली, दीदी, अब बताइए क्या हुआ है? क्या नीता ने कुछ किया है? सरिता, अब तुझे क्या ही बताऊं। नीता तो शादी के बाद पूरी तरह बदल गई है। पहले जैसी प्यारी, हंसमुख और अपनी माँ की चिंता करने वाली बेटी अब तो जैसे कहीं खो सी गई है। अब वो मुझे भूल ही गई है, मेरी एक भी खबर तक नहीं लेती। मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ, कोई पूछने वाला नहीं रहा। दिल बहुत दुखता है सरिता। कभी कभी तो लगता है उसकी शादी कराकर शायद मैंने गलती ही कर दी। रमा की बातें सुनकर सरिता का मन अचानक भारी हो गया। वह घबरा सी गई क्योंकि वह खुद भी एक बेटी की माँ थी। दीदी के दुख भरे शब्द सुनकर उसके दिल में भी एक अनजाना डर घर करने लगा। कहीं भविष्य में उसकी काव्या के साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। अरे दीदी, अब आप किस सोच में डूब गई हो? मेरी तो किस्मत ही खराब है शायद। इसी वजह से आज मुझे ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। दीदी, आपकी बात सुनकर मेरा मन भी घबरा गया। आखिर मैं भी तो एक बेटी की माँ हूँ ना। अरे सरिता, तुम चिंता मत करो। बस मेरी ही किस्मत थोड़ी खराब थी, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ। इसका मतलब यह नहीं कि हर किसी के साथ ऐसा ही होगा। रमा की यह बातें सुनने के बाद भी सरिता के मन में डर घर कर गया था, क्योंकि उसके जीवन में काव्या के अलावा और कोई नहीं था। कुछ साल यूं ही बीत गए। काव्या अब बड़ी हो चुकी थी और सरिता की उम्र भी ढलने लगी थी। अब सरिता के मन में बस एक ही ख्वाहिश थी कि वह अपनी बेटी काव्या की शादी एक अच्छे संस्कारी और समझदार लड़के से कराए, ताकि वह अपनी माँ की जिम्मेदारी पूरी कर सके और काव्या को सदा खुश देख सके। अरे काव्या बेटी, तुम कहाँ हो? जरा इधर तो आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। माँ बताइए, क्या जरूरी बात है? मुझसे आपने तो ऐसे बुलाया जैसे कोई बहुत बड़ी बात कहनी हो। हाँ बेटी, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। देख, मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है। मेरी सारी दुनिया तो बस तू ही है। अब मेरी उम्र भी धीरे धीरे ढलती जा रही है और मैं चाहती हूँ कि तेरा जीवन सुकून और खुशियों से भरा हो। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब तेरी शादी एक अच्छे, संस्कारी और समझदार लड़के से कर दूं। और बेटी, तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता भी आया है। लड़का भी बहुत अच्छा है। माँ की बातें सुनकर काव्या कुछ देर तक चुप रही, मानो किसी गहरी सोच में डूब गई हो। फिर धीरे से अपनी माँ की ओर देखते हुए बोली, माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे शादी नहीं करनी है। मैं आपको छोड़कर कैसे रहूंगी? और आप भी तो मेरे बिना नहीं रह सकती। फिर यह शादी की बातें क्यों कर रही हैं? मुझे तो हमेशा आपके साथ ही रहना है। अरे बेटी, यह तो संसार का नियम है। लड़की जब जन्म लेती है तो एक न एक दिन उसे अपने घर से ससुराल जाना ही पड़ता है। और वैसे भी मैं अब कितने दिन की मेहमान हूँ। मेरे बाद तेरा सहारा कौन होगा? इसलिए मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी मेरे जीते जी हो जाए, ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊँ कि तू अपने घर में खुश है। और हाँ बेटी, शादी के बाद मुझसे मिलने जरूर आना, वरना ये घर सुना लगने लगेगा। माँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए।
मैं अच्छे से सोचकर मन को समझाकर आपको बताऊंगी। अभी मेरा दिल कुछ समझ नहीं पा रहा है। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। काव्या चारपाई पर बैठी हाथ बंधे गहरी सोच में डूबी हुई थी। दिन में जो माँ ने मेरी शादी के बारे में कहा था, अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। माँ की बात टालना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्हें छोड़कर जाने का मन भी नहीं है। माँ ने यह भी कहा था कि लड़का बहुत अच्छा है, फिर भी दिल कहीं ना कहीं रुक सा गया है। शायद ठीक रहेगा अगर मैं माँ से एक बार खुलकर बात कर लूं। काव्या जब ऐसे ही सोच में डूबी होती है, तभी सरिता काव्या को खाना खाने बुलाने आ जाती है। अरे बेटी, क्या हुआ? किस सोच में डूबी हो तुम? चलो, खाना बनकर तैयार है। आओ, हम दोनों साथ में खाना खा लेते हैं। वो दरअसल माँ, आपने जो दिन में मेरी शादी की बात की थी, उसी बारे में मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी। अरे वाह काव्या बेटी, तूने तो इतनी जल्दी सोच भी लिया। खैर, अभी वो सब बातें बाद में कर लेंगे। पहले आजा, खाना बनकर तैयार है। हम दोनों साथ में आराम से खाना खा लेते हैं। अरे माँ, आप मजाक क्यों कर रही हैं? मुझे सच में बहुत चिंता हो रही है। खाना तो बाद में भी खा लेंगे, पहले आप जरा बैठिए। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मेरी प्यारी गुड़िया, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। तुझे जो भी कहना है खाना खाने के बाद अच्छे से बता देना। अभी चल, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। सरिता की बात सुनकर काव्या चुपचाप उठी, कुछ नहीं बोली और धीमे कदमों से रसोई की ओर चली गई ताकि माँ के साथ खाना खा सके। ऐसे ही माँ और बेटी रसोई में आकर साथ बैठकर खाना खाने लगीं। माँ, आपने जो दिन में मुझसे कहा था कि आप मेरी शादी कराना चाहती हैं ताकि आगे चलकर मुझे कोई तकलीफ ना हो, वो बात मैं समझती हूँ। लेकिन माँ, आप अकेली कैसे रहेंगी मेरे बिना? और हाँ, जिस लड़के के बारे में आपने बताया था वो करता क्या है? थोड़ा और बताइए ना उसके बारे में। सुन बेटी, मैं तुझे बताती हूँ। वो लड़का बहुत अच्छा है। उसका अपना एक छोटा सा व्यवसाय है और मेहनती भी बहुत है। यकीन मान, वो तुझे हमेशा खुश रखेगा। और हाँ, मेरे लिए इतना मत सोच। अब मैं इस दुनिया की मेहमान बस कुछ ही दिनों की हूँ। जब तक जिंदा रहूंगी बस यही चाहती हूँ कि तू और दामाद जी कभी कभी आकर मेरा हाल लेते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटी। तू बस हमेशा मुस्कुराती रह, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। ठीक है माँ, अगर आपको इसी में खुशी मिलती है तो मैं आपके फैसले के लिए तैयार हूँ। आपके चेहरे की मुस्कान ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आपने हमेशा मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरे लिए हर दर्द सहा है, हर बलिदान दिया है। आप मेरे लिए कभी बुरा सोच ही नहीं सकती। इसीलिए माँ, आप जो भी कहेंगी मैं मान लूँगी। बस आप हमेशा खुश रहें, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। ऐसे ही काव्या ने अपनी माँ की बात मान ली और शादी के लिए हाँ कर दी। यह देखकर सरिता के चेहरे पर चमक आ गई और उसने तय किया कि जिस लड़के का जिक्र उसने काव्या से किया था, जिसका नाम रोहन है, उसे अगले दिन अपने घर बुलाया जाए ताकि दोनों एक दूसरे से मिल सके और बात आगे बढ़ सके। अगले दिन सरिता के घर काव्या को देखने के लिए रोहन आ गया। बेटे रोहन, तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं माँ जी, मुझे यहाँ आने में बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि आपका घर देखकर तो बहुत अच्छा लगा। वैसे आप कैसी हैं? रोहन बेटा, मैं तो ठीक ही हूँ। बस अब एक ही ख्वाहिश बाकी है कि अपनी बेटी की शादी एक अच्छे और समझदार लड़के से कर दूं, ताकि वह अपने ससुराल में हमेशा खुश रहे। वैसे रोहन बेटा, तुम्हारे व्यवसाय का कामकाज इन दिनों कैसा चल रहा है? कामकाज तो बहुत अच्छा चल रहा है माँ जी, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। हाँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे। रोहन बेटा, इस दुनिया में काव्या के अलावा मेरा कोई नहीं है। उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगी। बस यही उम्मीद रखती हूँ कि तुम दोनों कभी कभी मेरी खबर लेने आते रहोगे, ताकि मुझे यह एहसास बना रहे कि मेरी बेटी सच में खुश है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं वादा करता हूँ कि आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। उसका हर सपना पूरा करने की कोशिश करूंगा। लेकिन माँ जी,
अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अभी काव्या से भी मिलना चाहूँगा, ताकि उससे कुछ बातें कर सकूँ और उसे थोड़ा बेहतर जान सकूँ। हाँ बेटा, बिल्कुल। तुम दोनों का आपस में बातें करना और एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। आखिर अब तुम दोनों को पूरी जिंदगी एक साथ बितानी है। जितना बेहतर तुम एक दूसरे को जानोगे, उतना ही मजबूत तुम्हारा रिश्ता बनेगा। ऐसा कहकर सरिता मुस्कुराई और धीरे धीरे अंदर चली गई काव्या को बुलाने। कुछ ही देर बाद काव्या लेकर बाहर आई। काव्या शर्माते हुए रोहन के पास बैठ गई। आप चाय पीजिए ना, मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। काव्या, चाय तो ज़रूर पी लूँगा। वैसे तुम बताओ, तुम कैसी हो? और हाँ, तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? मेरा मतलब तुम्हारे हिसाब से वो कैसा होना चाहिए? उसका स्वभाव, उसका तौर तरीका सब बताओ ना। मैं ठीक हूँ। और जहाँ तक आपने पूछा कि मुझे कैसा लड़का चाहिए, तो वैसी मेरी कोई खास ख्वाहिश नहीं है कि उसे यह करना चाहिए या वो होना चाहिए। बस इतना चाहती हूँ कि वो दिल से अच्छा इंसान हो, मुझे समझे, खुश रखे और सबसे ज़रूरी मेरी माँ को अपनी माँ जैसा मान सम्मान दे। काव्या बेटी रोहन, बेटा, तुम दोनों ने आराम से बातें कर ली ना? थोड़ा एक दूसरे को जान लिया ना? हाँ माँ जी, काव्या और मैंने काफ़ी देर तक बातें की। मुझे काव्या बहुत समझदार और सच्ची लगी। मुझे यह रिश्ता पूरी तरह से मंजूर है। अब आखिरी फैसला काव्या के हाथ में है। माँ, मुझे भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। रोहन मुझे एक अच्छे और सच्चे इंसान लगे और मुझे लगता है कि इनके साथ मैं खुश रहूंगी। अच्छा तो ठीक है। अगर तुम दोनों को यह रिश्ता मंजूर है, तो इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है? अब बस शादी की तैयारियां शुरू करनी है और शुभ दिन तय करना है। और इसी तरह रोहन और काव्या का रिश्ता पक्का हो गया। 2 महीने बीत गए और काव्या और रोहन की शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदल गया। सरिता को पहले ही अपनी दीदी रमा की बातें सुनकर जो डर और घबराहट हुई थी, वही डर अब सच्चाई बनकर उसके सामने खड़ा था। काव्या शादी के बाद पहले जैसी नहीं रही। वो अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस बेटी ने कभी अपनी माँ के बिना एक दिन नहीं बिताया था, वही अब अपनी माँ को पूरी तरह भूल चुकी थी। अब काव्या की जिंदगी का केंद्र सिर्फ उसका पति रोहन बन गया था। उसे अपनी माँ की फिक्र या परवाह तक नहीं रही। कई कई दिन बीत जाते, लेकिन वो एक बार भी अपनी माँ का हालचाल पूछने की जरूरत नहीं समझती। सरिता रोज दरवाजे की ओर देखती रहती, शायद आज उसकी बेटी का कोई संदेश आए। लेकिन हर दिन बस इंतजार ही रह जाता और वही इंतजार अब उनकी जिंदगी बन गई थी। दुकान में इस बार बहुत बड़ा घाटा हो गया है। अब तो घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, किससे मदद मांगूं। इतने बड़े नुकसान का सामना पहले कभी नहीं करना पड़ा था। हालत यह है कि दुकान खोलने के लिए अब दुकान में सामान तक नहीं बचा और नया माल लाने के लिए भी पैसे नहीं है। सच कहूं तो जिंदगी जैसे ठहर सी गई है। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब हमारा क्या होगा भला? समझ नहीं आता भगवान हमें किस गलती की सजा दे रहे हैं। दुकान बंद हो गई, अब घर कैसे चलेगा? रोजी रोटी का क्या होगा? सोचकर ही दिल डर से भर जाता है। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। भाग्यवान, मुझे लगता है कि हमने शादी के बाद जब तुम्हारी माँ से रिश्ता तोड़ लिया था, जब उन्हें अकेला छोड़ दिया था, शायद भगवान हमें उसी गलती की सजा दे रहे हैं। इंसान चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन माँ का दिल तोड़ने की कीमत कभी ना कभी चुकानी ही पड़ती है। जब रोहन और काव्या की जिंदगी में मुसीबतों का तूफान आ गया, तब जाकर दोनों को अपनी की हुई गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि इंसान की असली ताकत धन या दुकान नहीं होती, बल्कि अपनों का साथ और उनका आशीर्वाद होता है, जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से खो दिया था। अगली सुबह गांव का ही एक आदमी सरिता के घर आता है और उन्हें काव्या और उसके पति पर आई मुश्किलों के बारे में बताकर चला जाता है। सरिता को यह सब जानकर गहरा दुख होता है। वह सोचती रहती है कि उसकी बेटी और दामाद पर इतनी बड़ी मुसीबत कैसे आ गई। आखिरकार वह एक दृढ़ निर्णय लेती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी जमीन जायदाद सब बेचकर काव्या और रोहन के पास जाएगी, ताकि उनकी हर संभव मदद कर सके और उन्हें इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल सके। 2 दिन बीत गए
और सरिता ने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर अपनी बेटी काव्या की मदद करने के लिए उसके घर पहुंच गई। सरिता को अचानक देखकर काव्या और रोहन हैरान रह गए। सरिता ने उनके चेहरे की घबराहट देख मुस्कुराने की कोशिश की और धीरे से बोली, काव्या बेटी, रोहन बेटा, मुझे तुम्हारी सारी परेशानियों के बारे में पता चल गया है, लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो। मैं हूं ना, मेरे रहते तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत कभी नहीं आने दूंगी। जब तक सांस चल रही है, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। सरिता की यह बातें सुनकर काव्या की आंखों में आंसू भर आए। रोहन और काव्या दोनों को अपनी गलती का गहरा एहसास हो गया। उन्होंने भावुक होकर सरिता से माफी मांगी और उस दिन से काव्या और रोहन ने तय किया कि अब माँ उनके साथ इसी घर में रहेंगी। और इसी के साथ सरिता के दुख भरे दिनों का अंत हुआ। घर में फिर से खुशियों की रौनक लौट आई और सबके चेहरों पर सुकून भरी मुस्कान खिल उठी।